पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज प्रैक्टिस सेट 17 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी देती हूँ वो भी मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर मेरे साथ जोर से शेयर करिएगा और ये बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है। मैंने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने चैनल पे। चाहे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो देखना हो, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का वीडियो देखना है, तो अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और अगर आपको एक साथ सभी वीडियो का रिवीजन करना है तो आप लोग क्विक एंड फास्ट रिवीजन आप पॉलिटिकल साइंस नाम की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का क्विक रिवीजन करना है एवरी टॉपिक का, तो आपको इस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपकी स्मार्ट स्टडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 17, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पंडिता रमाबाई किस समय की एक असाधारण महिला थी? पंडिता रमाबाई वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ विच टाइम? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1858 से 1922, ऑप्शन बी 1947 से 50, ऑप्शन सी 1958 से 2010 और ऑप्शन डी 1990 से 2000। आपको बताना है, आपको बेसिकली पंडिता रमाबाई का जो ये लाइफ पीरियड है वो आपको बताना है, टाइम पीरियड आपको बताना है कि पंडिता रमाबाई का टाइम पीरियड क्या है। आप लोग टाइम ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1858 से 1922, यानी इनका जो ये टाइम पीरियड है पंडिता रमाबाई का वो 1858 से 1922 है। देखिए, इनका सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है अपने चैनल पर, तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को देखकर इनसे रिलेटेड मतलब पंडिता रमाबाई के जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देख कर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वामी विवेकानंद की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑथर इज नॉट स्वामी विवेकानंद? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ऑप्शन बी इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इंडिया मॉडर्न और ऑप्शन डी ज्ञान योग। आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन में बुक्स दी गई हैं इनमें से किस बुक के ऑथर स्वामी विवेकानंद नहीं हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया मॉडर्न। जो इंडिया मॉडर्न बुक है उसके रचयिता या राइटर या ऑथर स्वामी विवेकानंद नहीं है। बाकी ये जो 3 बुक दी गई है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम और ऑप्शन डी में जो ज्ञान योग बुक दी गई है ये स्वामी विवेकानंद की बुक है, लेकिन जो इंडिया मॉडर्न है ये स्वामी विवेकानंद की बुक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि भारतीय ईसाई समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इंडियन क्रिश्चियन सोशल रिफॉर्मर एंड वाज ए सोशल वर्कर। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि ये ऑप्शंस दिए गए उनमें से भारतीय ईसाई समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता कौन थी। आई थिंक इस क्वेश्चन को गेस करना भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करना बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई। देखिए, ये बेसिकली इनका जो कास्ट था ये बाय रिलीजन ये हिंदू थी। पंडिता रमाबाई बाय रिलीजन हिंदू थी और ब्राह्मण थी। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों और अत्याचारों और इनके द्वारा जो धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा था उससे अत्यंत तंग आ गई थी और इन्होंने इसी से तंग आकर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में व्यतीत किया। मेनली ये सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल वर्कर थी।
तो अगर आपको इनका पूरा जीवन परिचय जानना है, इनके बारे में पूरे फैक्ट्स जानने हैं, तो आप लोग इनका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। रही बात लक्ष्मीबाई जी की, तो इनका 1857 की क्रांति में अमूल्य योगदान है। इन्होंने झांसी की स्वतंत्रता, मतलब झांसी जब इनके हाथ से छीन रहा था, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से झांसी को बचाने के लिए काफ़ी बड़ा संघर्ष किया था। और इनकी मूवी भी आई थी, आप लोग उसे भी देख के इनके बारे में ये सब कुछ सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। विधवाओं की दुर्दशा विचार संबंधित है। इज द आइडिया ऑफ द प्लाइट ऑफ विडोज रिलेटेड टू ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी रमाबाई और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि विधवाओं की दुर्दशा विचार ये किससे संबंधित है। क्या ये तिलक हैं, क्या ये पटेल हैं, क्या ये रमाबाई हैं या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई। देखिए, पंडिता रमाबाई ने विधवाओं की दुर्दशा पर विचार व्यक्त किया था, इससे संबंधित आर्टिकल्स लिखे थे और ये काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी और ये जागरूक भी थी। समाज में जितने भी अन्याय होते थे, समाज में महिलाओं के ऊपर जितने भी प्रकार के अन्याय होते थे, तो ये इसके खिलाफ जाके मुखर आवाज़ उठाती थी। और इसीलिए कहा जाता है ना, इनको ये सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल वर्कर थी। और बाकी जो ऑप्शन ए है तिलक जी, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। और जो ऑप्शन बी है पटेल, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, तो ये भी इनका भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान है और ये भारतीय एकता के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। इन्होंने जो भारतीय रियासत थी उनकी एकीकरण में अमूल्य योगदान दिया। जो हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतें थी, इनको भारतीय संघ में शामिल करने हेतु अमूल्य योगदान दिया। तो इनसे भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रवाद के भागीरथ ऋषि किसे कहा जाता था। द सेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज कॉल्ड भागीरथ। आपके ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के भागीरथ ऋषि किसे कहा जाता था। क्या ये विवेकानंद है, क्या ये तिलक है, या ये फिर दोनों हैं या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तिलक। यानी तिलक जी को, पंडित गंगाधर तिलक जी को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता था। अब इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि क्यों कहा जाता था, इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके पीछे जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान, यानी भारत जब गुलाम था, ब्रिटिश राज के दौरान भारत जब गुलाम था, तो इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इसके साथ ही साथ लोकमान्य तिलक जी ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था कि इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस भर जाएगा अगर ये त्यौहार मनाए जाएंगे। तो जब हम इनकी पुस्तकों की बात करते हैं तो इन्होंने हालांकि बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी और श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी और इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया था। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो है द ओरियन यानी वेद काल का निर्णय, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास यानी आर्यों का मूल निवास स्थान, गीता रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र। इसके अतिरिक्त वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष नामक बुक भी इन्होंने लिखी थी और हिंदुत्व नामक बुक भी इन्होंने लिखी थी। और इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो मोस्टली मराठी, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था। आई एम लिविंग माई लाइफ इन माई कंट्री, हु सेड आई वॉन्ट टू वर्क। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए किसने कहा था कि मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
बाल गंगाधर तिलक। ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था और इन्होंने कहा था कि मैं अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के कल्याण, अपने देश में नवजागरण के उत्थान में लगाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अपनी किस पुस्तक में भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी। इन विच बुक वैलेंटाइन सिरोल डिस्क्राइब तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडियन इंटरेस्ट, ऑप्शन बी इंडियन अनरेस्ट, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन डी इंडियन स्ट्रगल। बताइए किस बुक में वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी थी। पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड फैक्ट्स कि इन्हें क्यों वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन अनरेस्ट। देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये भारत में जो नव जागरण के पिता कहलाते थे। इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए, जब भारत गुलाम था तो राष्ट्रवाद के उदय के लिए और भारतीय जन जागरण में ये जागरूकता पैदा करने के लिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्य किए थे। तो ये तिलक जी मराठा और केसरी नामक पत्र का भी संपादन करते थे। तो इन्होंने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था और इसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था, जिसके कारण इनके ऊपर राजद्रोह का अभियोग भी लगाया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इन पर 27 जुलाई 1897 को इनको राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके तहत इन्हें 6 वर्ष के कठोर दंड के अंतर्गत मांडले जेल में बंद कर दिया गया। अब देखिए जब इन्हें मांडले जेल में बंद कर दिया गया तो इनके ऊपर जब 124 से धारा लगाई गई तो इसमें ये ब्रिटिश सरकार ने 1870 में इसे जोड़ा था और इन्हें भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति के रूप में इन्हें 3 साल की सज़ा दी गई थी और आजीवन देश निकाला तक का भी प्रावधान इसके अंतर्गत था। तो लेकिन जब 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और कोई व्यक्ति सरकार की, तो इसके अंतर्गत इन्होंने डाला कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है तो या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा का प्रसार करता है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा, तो जिसके कारण इन्हें 3 साल की सज़ा हुई। तो ये सब जो घटनाएं थी ये संदर्भ बनी वैलेंटाइन सिरोल के दिमाग में ये बात पैदा करने की कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं और इसीलिए इन्होंने अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में इस बात का जिक्र किया कि तिलक जी भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 कि सत्य रूप में आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन सी तिलक और ऑप्शन डी गोखले। बताइए इसमें से कौन से ऐसे ये भारतीय हस्ती हैं जिन्हें सत्य रूप में आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तिलक जी को सत्य रूप में आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने, जब लोग दरिद्र होते हैं तो वह लालची हो जाते हैं और जब वे लालची होते हैं तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट होने पर वे स्वेच्छा से शत्रु के पक्षधर हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब लोग दरिद्र होते हैं तो वो लालची हो जाते हैं और जब वे लालची होते हैं तो वह असंतुष्ट हो जाते हैं और जब वे असंतुष्ट हो जाते हैं तो स्वेच्छा से शत्रु के पक्षधर हो जाते हैं और इस प्रकार वे स्वामी का नाश कर देते हैं। तो यह कथन किसका है आपको ये बताना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्या ये ऑप्शन ए में गांधी जी ने कहा था? क्या ये कथन तिलक जी का था? क्या ये विवेकानंद जी का कहना था या फिर ये कौटिल्य का कहना था? बताइए। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कौटिल्य। कौटिल्य ने ये कहा था कि जब लोग गरीब हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, जब इनके पास कुछ नहीं रहता है तो वो लालची हो जाते हैं, उनके अंतर्गत लालच का समावेश हो जाता है। ये बातें इन्होंने किस में कही थी? अर्थशास्त्र में, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की थी। और जब लोग लालची हो जाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं, उनमें संतोष रह ही नहीं जाता है।
और जब वे असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो आसानी से शत्रु की चाल में फंस जाते हैं और शत्रु की चाल में फंसकर अपने स्वामी, अपने देश के राजा के खिलाफ षड्यंत्र में शत्रु के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये कथन कौटिल्य का था, तो इसका वर्णन इन्होंने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया था। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का घटक नहीं है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके ऑप्शन है ए यथार्थवाद यानी रियलिज्म, ऑप्शन बी नैतिक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मोरल, ऑप्शन सी राज्य शासन कला यानी स्टेट गवर्नमेंट आर्ट और ऑप्शन डी भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म। आपको बताना है कि इसमें से जो ग्रंथ अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था तो उसका एलिमेंट क्या नहीं है या कंपोनेंट क्या नहीं है। क्या ये यथार्थवाद है, क्या ये नैतिक निरपेक्ष है, क्या ये ऑप्शन सी है या ये ऑप्शन डी है। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो भौतिकवाद है यानी मटेरियलिज्म ये अर्थशास्त्र का कंपोनेंट नहीं है। बाकी जो यथार्थवाद है यानी रियलिज्म, नैतिक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मोरल और राज्य शासन कला यानी स्टेट गवर्नमेंट आर्ट, ये सभी ये अर्थशास्त्र के कंपोनेंट हैं या घटक हैं। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ये अर्थशास्त्र का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आपसे कि कौटिल्य की जो खाड़गुड़ नीति थी उसमें से कौन सा जो पक्ष है वो चढ़ाई करने से संबंधित है। आपके ऑप्शन ए है आग्रह, बी है विग्रह, सी है संशय और डी है यान। विच ऑफ कौटिल्य's वर्च्यूज पॉलिसी साइड क्लाइंबिंग। आपके ऑप्शन है इंसिस्टेंस, बी डाइटी, सी स्केप्टिक और डी व्हीकल। चलिए बताइए कि कौटिल्य ने जो खाड़गुड़ नीति का प्रतिपादन किया था उसमें से जो कौन सा पक्ष है वो चढ़ाई करने से संबंधित है। आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यान। जो यान है, यान पक्ष है उसका संबंध चढ़ाई करने से है। इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता दे रही हूँ। जो खाड़गुड़ नीति था, देखिए कौटिल्य ने राज्य के परराष्ट्रीय संबंधों के लिए यानी विदेश नीति के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए खाड़गुड़ नीति सुझाई थी, जिसके अनुसार राज्य को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध किस परिस्थिति में कैसे रखने चाहिए इसका वर्णन उन्होंने कहा था। और ये अंत किया था उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 6 प्रकार बतलाए थे। ये 6 प्रकार क्या थे? संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। जो ये जिसका मैंने ये किया है ना कि आक्रमण करना, यान यानी आक्रमण करना, तो संधि मतलब 2 देशों में परस्पर संबंध स्थापित करना, विग्रह मतलब इसका अर्थ था 2 देशों में संबंध को समाप्त करना, यान का मतलब होता था आक्रमण करना यानी किसी देश पर आक्रमण करना, आसन का अर्थ होता था मौन रहना, संशय का अर्थ होता था दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पित करना, द्वैधी भाव का अर्थ होता था एक राज्य की दूसरे राज्य से संधि कराना। यानी कौटिल्य ने राज्य के लिए ये जो राज्य की विदेश नीति के संबंध में जो सिद्धांत बतलाए थे, 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन किया था, उसे ही कौटिल्य की खाड़गुड़ नीति कहते हैं और ये बहुत फेमस है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए ये मैंने जब पढ़ा था तभी मैंने इसे याद कर लिया था। संधि, विग्रह, यान, आश्रय, संशय और द्वैधी भाव, ये विदेश नीति के 6 घटक हैं और इन सभी के अर्थ भी मैंने आपको बता दिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये कौटिल्य ने राज्य के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था का वर्णन किया था और जिसमें उन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचर बताए थे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कि कौटिल्य ने गुप्तचरों के कितने प्रकार बतलाए थे, तो कौटिल्य ने गुप्तचरों के 9 प्रकार बताए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से अहानिकारक है। मतलब ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में जो मैकियावेली का प्रिंस है वो अहानिकारक है। ये कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेवर, ऑप्शन बी सेवाइन, ऑप्शन सी आस्टिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने ये कहा था कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, वो इतना अधिक उग्र है कि अगर उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाए तो मैकियावेली का प्रिंस जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अहानिकारक है। मतलब वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कम हानिकारक है मैकियावेली का प्रिंस। यह कथन किसका था? आपको ये बताना है।
आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बेबर। बेबर का कहना था कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है, अगर उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाए तो प्रिंस जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में कम हानिकारक बुक है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आप आशा करती हूँ आपको आज का प्रैक्टिस सेट भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अपने तरह से तैयारी करने वाले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर DSSP PGT, या फिर किसी भी स्टेट के PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपकी तरह से उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट वो बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है साइड में लगा हुआ, उस पर आप क्लिक करके उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। और हाँ, कल का जो प्रैक्टिस सेट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर।